आज से कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, जैसे कि सवेरे की क्लास जो है एक अलग सब्जेक्ट चलेगा और शाम की क्लास जो है अलग सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, मैंने कहा था कि थर्मोडायनेमिक साइकिल का कुछ हद तक जहाँ पे सीक्वेंस है वहां से उसके बाद जो है अपन नया सब्जेक्ट चालू कर लेंगे। तो नया सब्जेक्ट जो है एक चलेगा अभी सवेरे से, और शाम को भी नया ही सब्जेक्ट रहेगा आज आज के दिन का। तो समझ जाओ कि दो सीक्वेंस में चलेगा। इधर जो सवेरे वाला चलेगा वह रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से चालू होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से चालू होते हुए आपका मशीन डिजाइन हो गया, फिर मशीन डिजाइन के साथ फिर आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये वाला जो है एक पूरा एक अलग पार्ट है, और जो सवेरे का थर्मल वाला पूरा सीक्वेंस अलग है, और पूरा फ्लूइड शाम को वो वाला हिस्सा चलेगा और सवेरे इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आज जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो बेसिक सब्जेक्ट है इस पूरे सीक्वेंस का, वहां से चालू होगा। और उसके बाद जो थर्मल वाला पार्ट है वहां पे जो हो सकता है आईसी इंजन जो है चालू हो। ठीक है, तो देख लेंगे, या तो फिर उसको रेफ्रिजरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो मैं एक बार चेक करके देखूंगा कि क्या आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो नया सब्जेक्ट और नया आपके लिए रहेगा। तो थोड़ा सा अपने नोट्स में थोड़ा एक डिफरेंट जगह ले ले, चाहे जिसको नोट्स बना रहे हैं या तो उसको एक नया कॉपी तैयार कर लें, या फिर आ, अलग ही कर लें इसको थर्मल को। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग के लिए रहेगा आज का सब्जेक्ट, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ सर। ठीक। अब हम लोग क्या है कि जिस तरीके से सिलेबस दिया है डिफाइंड है उसी तरीके से ज्यादा सिक्वेंसली चलेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार सिलेबस का डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं बट कुछ स्पेसिफिक अपने को पढ़ना है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या है। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टू डायमेंशंस दिया है। थ्री डायमेंशन में भी होते हैं बट हमको थ्री डायमेंशन नहीं पढ़ना है। दूसरा जो है अपने को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ये सब उसी में आ जाए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टू डायमेंशनल और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, जिसको हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा एक तरफ से अपने को पढ़ना है। ठीक। दूसरा जो है अपने को ध्यान देना है कि इसी सीक्वेंस में ही हम लोग एक ही पार्ट में अपन थर्मल स्ट्रेस भी कवर अप करेंगे। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस पूरा स्ट्रेस वाला कहानी यहाँ पे खत्म करेंगे। दूसरा जो है आपका बीम्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये कवर अप करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है देखो इसमें दिया होगा अलग से सिलेबस में कि यूनी एक्सियल लोडिंग और क्या बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस अलग से। तो यूनी एक्सियल लोडिंग के हिसाब से ही अपन स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना है। तीसरा जो है अपना बेंडिंग स्ट्रेस एंड पहले तीसरा जो है बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। हम लोग इसी के आगे खत्म करेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस, एक अलग चैप्टर रहेगा। चौथा जो रहेगा आपका ये रहेगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और पांचवा रहेगा आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। छठवां रहेगा टॉर्शन ऑफ शाफ्ट।
फिर रहेगा आपका हेलिकल स्प्रिंग्स, आठवां में दिया है थिन प्रेशर वेसल, और ये लास्ट है आपका स्ट्रट्स एंड कॉलम्स। ठीक है, हाँ तो ठीक है, यूट्यूब में बता दिए थे तो जस्ट इसको मैं ये वाला जो है आपका सब्जेक्ट नहीं बताया था, उसमें तो सिर्फ एक चैप्टर बताया था, एक या दो चैप्टर, मतलब ये वाला सिर्फ आपका हिस्सा बता दिया। तो एक बार क्विकली उसको अपन देखेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सीरीज जो है पूरा डायरेक्ट सब्जेक्ट का है, तो पूरा सब्जेक्ट अब वहां पढ़ाया गया नहीं था, वहां पे सिर्फ दो 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 क्लास था जो कि आधे पौन पौन घंटे का था, तो पूरा डिटेल कुछ नहीं है वहां, मतलब डिटेल नहीं, जो अपने को पढ़ना है वो डायरेक्टली डायरेक्टली अपन फिर से एक बार कंटिन्यू यहाँ से चालू कर रहे हैं। ठीक है, नया सब्जेक्ट एक किसी एक के लिए तो ठीक है, वहां वहां पे मैं यहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक बताया था। ठीक है, बाकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टू डायमेंशनल और स्ट्रेस बताया था, बाकी चीज नहीं बताया हुआ है। तो ध्यान देना है, सब्जेक्ट तो पूरा है ना, पूरा सब्जेक्ट है, पूरा करना है। तो यहाँ पे देखना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है टू डायमेंशन में, और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और थर्मल स्ट्रेस पढ़ना है। जब आपका यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना है, इस सब बारे में अपने यूट्यूब में एक बार आप लोग को डिटेल वहां पे थोड़ा सा मैं इसको बता दिया हूँ क्या क्या है। स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, डिफ्लेक्शन कैसे होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट, हेलिकल स्प्रिंग, थिन प्रेशर वेसल, स्ट्रट्स एंड कॉलम्स, अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि रहेगा हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, उससे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, पहली बात तो ये मैकेनिक्स का हिस्सा है। ठीक है, मैकेनिक्स का हिस्सा लिखते जाएंगे जो भी है। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी। ठीक है, जितने भी फोर्स हैं, जितना फोर्स है, फोर्स का स्टडी और उसके इफेक्ट के कारण उसमें क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं किसी बॉडी में उसका। ठीक है, तो मैकेनिक्स के भी क्या है कि तीन हिस्से लगभग लगभग रहते हैं। पहला जो है आपके क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जस्ट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। दूसरा जो रहता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और तीसरा जो रहेगा वह रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तीन प्रकार का आपका मैकेनिक्स रहता है। ओके, मैकेनिक्स जो है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स, देखो इसका पूरा जो है अगर स्ट्रक्चर है तो ये आपका, जैसा इन्होंने कहा कि यूट्यूब में थोड़ा मोड़ा यहाँ पे चीजें बता दिया था कि इसको समझाया था, और इसको चैप्टर वाइज अपन धीरे धीरे करके आगे, जो नहीं देखे हैं वो यहाँ से कंटिन्यू करें, क्लियर कट आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तो देखो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। मैं इसका जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ये आएगा नहीं, बस आपको जानकारी होना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है किस बॉडी के लिए, अब बातें होंगी सिर्फ बॉडी की। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, तो कौन सी बॉडी, जब बॉडी जो है, जब बॉडी रिजिड रहे तो किसके अंदर आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आता है। रिजिड बॉडी मींस जिसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट या फिर इंटरमॉलिक्यूलर चेंज ऑफ पोजीशन जीरो रहे, मतलब कि जहां पे कोई वॉल्यूम चेंज ना है, कितना भी फोर्स लगाओगे वो वैसी की वैसी रहेगी। जैसे एक पत्थर, एग्जांपल के लिए पत्थर के ऊपर कितना भी फोर्स लगाओगे अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी, है ना। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स जहां पे है, जिस जगह पे है वहीं पे रहेंगे, उस पे प्रकार का एक्सटर्नल बाहरी तत्वों के द्वारा लगाया गया बल या फोर्स से असर नहीं होगा, वह अपने जगह पे स्थिर रहेंगे। ठीक है,
तो हम बोलेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है रिजिड बॉडी के लिए होता है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है तो डिटेल जानकारी लेना नहीं है अपने को, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं दिया आपके सिलेबस में, तो इसको तो पढ़ना नहीं है अपने को। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपका 7 से 8 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और छोटा बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है ये, काफी जल्दी हो जाएगा। और हालांकि फॉर्मूले तो पूरे भरे पड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का बेसिकली ये है क्या चीज? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्टडी ऑफ एनी बॉडी, है ना। अगर मान लो किसी का फोर्स, अगर किसी बॉडी पे, कैसी बॉडी होनी चाहिए? पहली बात तो इसमें बॉडी की बात कर लो, डिफॉर्मेबल बॉडी। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे कैसी, किस टाइप की स्टडी है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और यहाँ पे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ बाहरी फोर्स को हम लोग देखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल, क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब होता है अपना साइज को चेंज कर सकता है फोर्स के इफेक्ट के कारण। और ये क्या होता है? जो अपना शेप और साइज को डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है, शेप और साइज जिसका चेंज ना हो वह रिजिड बॉडी, सिंपल शब्दों में। और जिसका शेप और साइज चेंज हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। फोर्स, बाहरी एप्लीकेशन, फोर्स के लगने के द्वारा जो भी अपना बॉडी का शेप चेंज कर ले वह डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती। और उसी बॉडी का स्टडी, उसी बॉडी की मैकेनिक्स क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसको आपको स्टडी ऑफ, इसमें जब डिफॉर्मेबल बॉडी है तो यहाँ अगर बाहरी फोर्स लगेगा किसी बॉडी में तो उसके अंदर से भी एक फोर्स निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, उसकी भी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि देखो पढ़ना तो अपने को सब है, तो बेसिक स्टार्टिंग जानकारी मैं यहाँ पे दिला देता हूँ आप लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स कैसी बॉडी होनी चाहिए? फ्लूइड होनी चाहिए। अब फ्लूइड जो है वह क्या है? लिक्विड और गैस दोनों होता है, ठीक है। फ्लूइड जो है लिक्विड और गैस दोनों होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये वाला कोर्स में नहीं है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसको भूल जाओ। लेकिन कुछ बातें हैं उनको समझना पड़ेगा, ये है कि तीनों में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो सिर्फ बॉडी का फर्क है, वह है अलग अलग बॉडी, ये रिजिड बॉडी के लिए, ये डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए, ये किसके लिए? फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अब मैं इधर से चालू करता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका सब, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है, मटेरियल की बात होती है, मटेरियल, ठीक है। कैसा मटेरियल होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए सॉलिड, ठीक है, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी। याद रखिए कोई दूसरा बॉडी यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी, यहाँ पे सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी की चर्चा होगी, कोई भी लिक्विड विक्विड यहाँ बात नहीं होगा। तो याद रखिए किसके लिए हम मटेरियल की बात कर रहे हैं? सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी। इसका स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कितना ये फेल होने के पहले या टूटने या मुड़ने या जो भी है जिसका आपका एप्लीकेशन है, उसके पहले ये कितना लोड सह सकता है। तो मान लेते हैं कोई एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है जो क्या कर सकता है? अपना डिफॉर्मे साइज चेंज हो सकता है अंडर द एप्लीकेशन
ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी ये है, लिखा दिया। अगर इसमें फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, तो ये बॉडी कुछ ना कुछ क्या है कि अंदर से कुछ ना कुछ क्या देगा, इस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ क्या आएगा इसमें, इस फोर्स के कारण क्या आएगा, इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, है ना। ये फोर्स लगा, या तो ये अपना शेप चेंज करे, साइज चेंज करे, या इसमें मुड़ना हो, या फिर इसमें मरोड़ना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इफेक्ट आ सकता है। आइदर ये क्या करेगा, अपना शेप चेंज करे, किस टाइप का शेप चेंज कर सकता है, डिफ्लेक्शन हो या डिफॉर्मेशन हो, है ना। इलोंगेशन, डिफॉर्मेशन में जैसे कि इलोंगेशन हो सकता है, या फिर कंप्रेशन हो सकता है, डिफ्लेक्शन बेंडिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है, सियरिंग हो सकता है, अलग अलग केस हो सकता है। अब ये क्या है, ये एक्सटर्नल, इसको हम लोग बोलते हैं लोड भी बोलते हैं, कुछ लोड या एक्सटर्नल फोर्स। तो जो बाहरी लोड, लोड किसी ऊपर पड़े तो उसको एक्सटर्नल फोर्स या लोड। अब ये भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करनी है, टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, अलग अलग फोर्स के कारण अलग अलग इफेक्ट आता है। ठीक है, अलग अलग फोर्स जैसे कि हमारा एक तो एक्सियल फोर्स आ सकता है, ईयर फोर्स आ सकता है ना, अलग अलग फोर्स है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक्सियल फोर्स, ईयर फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क। ये सारे जो है एक्सेट्रा अलग अलग तरीके के फोर्स आते हैं। ठीक है, वैसे इसमें एक्सेट्रा। तो ये क्या है, आपके लोड है, जिसके कारण क्या हुआ, क्या इफेक्ट आया, ये सब इफेक्ट आया। जैसे एग्जांपल के लिए ट्विस्टिंग फोर्स के कारण क्या आया, ट्विस्टिंग, है ना, ट्विस्टिंग फोर्स, या टॉर्क के कारण क्या है, ट्विस्टिंग, है ना। तो ये सब चीजें, जैसे कि सियरिंग किसके कारण आया, आपके सियर फोर्स के कारण आया। तो अलग अलग लोड के कारण जो इफेक्ट आएगा, तो इसका भी स्टडी और इसका भी स्टडी। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, दूसरा करते हैं हम लोग स्टडी ऑफ इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द, फिर इनकी स्टडी और इनका इफेक्ट देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि इनमें, फिर क्या देखते हैं अपन यहाँ पे कि कितना मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम लोड ये बॉडी ले सकता है, कितना सह सकता है बिफोर फेलियर, ये निकाला जाता है। मेन मकसद यही है, मेन मकसद यही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेन जो है मकसद यही है। ठीक है, कि आपको मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ लोड आपको निकालना है और उसके फॉर्मूले निकालने हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए। तो ये निकलने के बाद जैसी ये चीजें हो जाएंगी, जैसी आपको निकला, आपको पता चल गया कि, याद रखिए बस, ये बॉडी कैसी रहनी चाहिए, सॉलिड। और सॉलिड में भी ऐसा नहीं कि मोशन में है, स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, रेस्ट में होनी चाहिए बॉडी, है ना। ऐसा नहीं कि मोशन में है तो नहीं, रेस्ट पे होनी चाहिए, स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी। इतना डीप, आप इतना चीजें जो है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डीपली मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, बस आपको स्टार्टिंग बता दिया हूं कि क्या है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप लोग को, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। तो देखो क्या होता है कि सारा हम लोग का जैसे ब्रिज है, ब्रिज या फिर बिल्डिंग है,
वो उसमें जितने बीम्स लगे रहते हैं और जितने उसमें कॉलम्स भी होते हैं, कॉलम्स भी पढ़ना है। अब कॉलम्स अलग लोड के वजह से फेल होते हैं, उनका कॉलम का फेल होना है, जैसे कॉलम खड़े खड़े कॉलम रहते हैं। अब इनका फेलियर कैसे होगा? अगर ये दबे, लोड यहां लगेगा और यहां लगेगा, यहां लगेगा और यहां लगेगा, अलग अलग टाइप के लोड लगेंगे। ठीक है, यहाँ अलग यहाँ अलग, अलग अलग टाइप के, या फिर दोनों सेम टाइप का लोड। तो ये क्या है, दबा, तो ये कैसा बैंड होगा, ऐसा बैंड होगा। इस बैंड, इस टाइप के फेलियर को बोलते हैं हम लोग बकलिंग, बकलिंग बोलते हैं, वो कॉलम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बीम है। अब बीम ऐसा रखा है, उसके ऊपर लोड ऐसे ऐसे लगेंगे, तो ये कैसे लोड है, ये ट्रांसवर्स लोड है। ठीक है, अलग अलग लोड है। ठीक, अलग अलग लोड हो गए। तो उस लोड के कारण ये, कब तक ये उस लोड सह सकता है, उस लोड को हम लोग यहाँ निकालते हैं, और उसका जो है फॉर्मूला निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद उन लोड, उसका जो फॉर्मूला निकल गया और सब लोड हो गया, कैलकुलेट करने के बाद नया सब्जेक्ट आएगा, वो आपका आएगा मशीन डिजाइन। अब कैसे सेफ करें, मतलब फेलियर होने के पहले कैसे इसको डिजाइन को किया जाए कि ये सेफ रहे। अगर फेल हो रहा है तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा कैसे कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मशीन डिजाइन, क्योंकि इसी के जस्ट पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, इसमें पहले कैलकुलेट किया जाता है, इसको लेके चलते हैं हम लोग फिर मशीन डिजाइन में। ठीक है, तो बस ये नॉर्मल चर्चा थी। अभी इसमें जितना भी पढ़े हम लोग वैसा कुछ नहीं आने वाला है, बस आपको ये चीज है, इसको पता रहना चाहिए। कंपेयर कर दिया मैं तीनों को। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं। लिखना है किसी को तो लिख ले, नहीं तो फिर अब बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर। स्टैटिक सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए ही यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके अलग अलग नाम है, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, कई बुक में लिखता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सॉम बोलते हैं, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग मॉम बोलते हैं, है ना। तो सॉम मॉम कुछ भी बोलते जाएंगे। फिर उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म नाम है इसका, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं मिटा रहा हूं, चलता हूं आगे। इसके लिए अलग से कॉपी नोट्स तैयार करना है आपको। ये सब जितना सब है सब्जेक्ट के बारे में भी, जब सब सारी चीजें जो है ना, गेट इंजीनियरिंग ये सब जो एग्जाम्स, उसमें ज्यादा इसमें डिटेल में जाना जाता है, यहाँ पे उतना अपने को नहीं है। तो पहला चैप्टर जो है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, तो नोट करिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो देखिए, अब चर्चा होगी यहाँ, जो भी होगी वो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में चर्चा होगी। पहली बात तो आपको डिफॉर्मेबल बॉडी ले लेना है। ठीक है, इसके ऊपर जो कहानी है इसी ऊपर चलना है। ठीक, तो डिफॉर्मेबल बॉडी जो है, मान लेते हैं कि कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है। चलो इसको ऐसे लिखता हूं,
एक बॉडी है, इधर से फिक्स है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। ये मतलब ऐसी बॉडी है जो अपना शेप और साइज चेंज कर सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स यहां से ऐसा लगा दिया, इधर से फिक्स है, एक बॉडी है, इधर से एक फोर्स लगा दिया। इस फोर्स के लगने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे अंदर में इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। उनमें भी क्या होगा कि इस फोर्स के कारण उनमें भी क्या होगा कि इनको भी अपना पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल की कोई भी चीज है वो ये नहीं चाहती कि मेरा पोजीशन चेंज हो, हर कोई चाहता है। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी में याद रखिए कि ऐसी बॉडी है जो कि जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट होता है। देयर इज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या है कि डिफॉर्मेबल बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्राइज टू रिमेन इन देयर स्टेबल पोजीशन, है कि हम अपने स्टेबल पोजीशन में रहें, हम अपना जगह नहीं छोड़ें। ठीक है, चाहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहें। अब ये एक्सटर्नल फोर्स आने के वजह से, जो बाहरी फोर्स आ रहा है, इसके वजह से जो इसके मॉलिक्यूल्स पे क्या पड़ रहा है, एक इसी डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि हाँ भाई तुम चलो मेरे तरफ। तो ये फोर्स इसको लेके जा रहा है, मॉलिक्यूल्स को खिसकाने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स यहाँ है, ए मॉलिक्यूल ये, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बी मॉलिक्यूल होगा। तो ये चाहेगा कि ये आप इधर चलो, इस फोर्स के कारण क्या खींच रहा है इसको, क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी है, ये चाहेगा कि आप इस साइड चलो। बट ये एक अपना कोशिश करेगा, ये अपना जोर आजमाइश लगाएगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अपने आप को कुछ अंदर से एक एनर्जी खुद की रहेगी जिससे वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, तो आगे लिखो, इसके आगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो मॉलिक्यूल टू रिमेन इन पोजीशन, तो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, सो दे apply a resisting force against external force। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल ट्राइज टू रिमेन इन देयर स्टेबल पोजीशन, ये चाहते हैं कि मैं अपने स्टेबल पोजीशन में रहूं। तो ये क्या करेंगे कि एक अपने इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाएंगे जो कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा, ये भी लगाएगा अपने इसके अपोजिट में। ठीक है, तो ये चाहेंगे कि मैं इधर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ the resisting force is opposite to the external force। ठीक है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स, भैया इधर आओ, नहीं हमको नहीं जाना है, हम तो आपको कोई खींचेगा तो नहीं मुझे नहीं जाना है, आप वापस इधर खींचोगे। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा इसके अपोजिट रहेगा, है ना। तो ये चीज तो श्योर है कि जो अगर ये मैं देखूं कि अगर मैं यहां से एक सेक्शन काट लेता हूं, चलो मैं एक इसी तरीके से मैं देखूं तो, ठीक है, मैं जितना लिखाता हूं ना ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है अलग से एक एक चीजें आपको मैं यहाँ पे लिखा दे, तो मैं बोल यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको किसी दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुकिश लैंग्वेज अलग होता है, एक अपने हिसाब से अलग चीजें होती है।
तो ध्यान दो कि ये मान लो अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन काट लेता हूँ, कट कर देता हूँ, मतलब कट करके एक सेक्शन काट देता हूँ, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी एक सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे काटा हुआ, इधर फोर्स लगा हुआ है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये फोर्स है, ठीक है, तो यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ 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 हर जगह मॉलिक्यूल है। तो हर जगह क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पे, क्योंकि मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल लगाएगा इसके अपोजिशन में, इस फोर्स के अपोजिशन में हर मॉलिक्यूल क्या लगाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। तो एफ आर ये सब सारे जो हैं रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे। तो ये ऐसा एफ आर ना लिख के छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फोर्स रहते हैं, तो इसका जो टोटल इसको अपोज करेगा, जो अपोज करेगा एक कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट या कहीं से इसका अपोज करेगा, जो कि एक रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे। तो स्ट्रेस जो है, ये तो टोटल आपका रेजिस्टिंग फोर्स हो गया, है ना। तो स्ट्रेस जो है एक्चुअली में देखा गया कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ईच मॉलिक्यूल्स रेजिस्टिंग फोर्स ऑन ए पॉइंट एरिया, या बोल सकते हैं यूनिट एरिया। So if we cut the section of a body, then at the cutting section there is uniform distribution of stress। तो चलिए आइए बातें करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस सिग्मा कहलाता है, स्ट्रेस क्या कहलाता है, सिग्मा। और ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, मॉलिक्यूल के द्वारा खींचा गया इससे रेजिस्टिंग फोर्स है, इसी का पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। तो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाया, स्ट्रेस। यही क्या कहलाया, स्ट्रेस। तो एफ आर बटा एरिया हो गया स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस। तो रेजिस्टिंग फोर्स हर मॉलिक्यूल पे लग रहा है, तो एक एक पॉइंट पे लग रहा है। देखो क्या लिखा कि ईच मॉलिक्यूल अप्लाई रेजिस्टिंग फोर्स ऑन ए पॉइंट एरिया या यूनिट एरिया, हर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यूनिट, इसीलिए मानते हैं कि पर यूनिट एरिया बोलते हैं स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस कहाँ कैसे लगेगा, स्ट्रेस जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कैसा, देखो इधर अप्लाइड फोर्स और स्ट्रेस सिग्मा 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 हर पॉइंट पे इस तरीके से लगेगा, ठीक है। आज मैं बहुत अच्छे से आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो एफ आर बाई ए हो जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम मैं बोलूंगा, इक्विलिब्रियम किसके लिए, इस सेक्शन के लिए आप लिख सकते हैं उस तरफ का फोर्स उधर, इधर का फोर्स इधर, एफ आर। तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी एफ बटा ए, ठीक है, एफ बटा पर यूनिट एरिया। आपको पता था कि एफ बटा ए होता है, क्यों होता है वो मैंने बता दिया। एक्चुअली में एफ आर बाई ए है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, और इससे इक्विलिब्रियम में लाने की वजह से एफ बाई ए आया, ठीक है, एफ बाई ए, ठीक। देखिए जो है आप पढ़ोगे, इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली में स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, एफ बाई ए है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। तो यूनिट क्या है इसका, यूनिट इज न्यूटन, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल बोलेंगे, ठीक है, याद रखिए, ठीक। मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा तो उसको भी निकाल लेना है, आपको तो आना चाहिए, है ना, कोई स्पेशलिस्ट पे पूछता नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू बटा एल स्क्वायर। इसको आता है फोर्स क्या होता है, एक एक निकाल दे रहा हूं, बाकी दुनिया में जितना फॉर्मूला है आप लोग निकाल देना, ठीक है।
तो फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, मास का केजी होता है, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब फोर्स का ये भी यूनिट है, ठीक है, फोर्स का ये यूनिट है। बाय एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक। तो फोर्स बाय एरिया मतलब फोर्स बटा एरिया लगाओगे, फोर्स बटा एरिया जो कि स्ट्रेस होगा, तो मीटर और ये गया कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं केजी बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, एम, ये इसका एल होता है, यही होगा। तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिखोगे, केजी को एम लिखते हो, इसको लिखते हो एल, इसको लिखते हो टी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, एम एल माइनस 1 t-2। इस तरीके से किसी का भी यूनिट का आप क्या निकाल देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो ये अलग से एक कहानी है जो कि पूछना बहुत कम है, कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिए किसी किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ज्यादातर फ्लूइड में पूछेगा, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस शायद है, तो वहां पूछ सकता है। तो जल्दी से नोट करिए, बोर्ड को मैं साफ करूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आज समझ गए होंगे स्ट्रेस है क्या चीज, है ना। स्ट्रेस जैसे कि प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस में बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, तो प्रेशर होता है बाहरी एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर भी होता है ना फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया ही होता है, इसको पढ़ोगे आप लोग कहाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो प्रेशर क्या है, फोर्स बटा एरिया। तो प्रेशर जो है ये वाला, ये फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, बट स्ट्रेस क्या होता है, दिस इज इंटरनल फोर्स बटा एरिया। तो दोनों में अंतर क्या है, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर है, दोनों का यूनिट भी सेम है, लेकिन दोनों का क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि अगर आप पे बाहरी प्रेशर क्या है, बाहरी प्रेशर, प्रेशर मेरे पे लगा, अगर किसी चीज का मेरे पे प्रेशर है, तो मैं अंदर से क्या स्ट्रेस लूंगा। इसीलिए ना हमारे दैनिक दिनचर्या में जो स्ट्रेस वर्ड है वो सब्जेक्ट से आया है। तो जो मैं स्ट्रेस स्ट्रेस लूंगा, अगर मेरे को एग्जाम का प्रेशर है तो मैं अंदर से पढ़ रहा है तो मैं स्ट्रेस में, तो प्रेशर बाहर से पढ़ना, स्ट्रेस है अंदर से आना, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेस होता है, बाहर वाला प्रेशर वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। हो गया नोट, नोट हो गया, आगे बढ़े, सब्जेक्ट से जल्दी जल्दी करते हैं भाई। इंटरेस्ट जगाओगे ना तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोग के लिए, अगर इंटरेस्ट आपको आ गया तो और मजा आएगा। तो मैं हटा रहा हूं इधर का। तो चलिए अब बातें करते हैं स्ट्रेस के बारे में, हो गई। तो स्ट्रेस तो हो गया हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि अब स्ट्रेस ये हो गया, अब बॉडी डिफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी ये कैसे पता चलेगा, बॉडी डिफॉर्म करेगी या नहीं करेगी ये आपको कैसे पता चलेगा। बॉडी डिफॉर्म तभी होगी जब, यहाँ पे देखो बॉडी है, ये स्ट्रेस है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहाँ पे वही वाली, और इधर क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स अधिक हो जाए, ठीक है, देखो अगर जब ये ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टिंग फोर्स से, मतलब मॉलिक्यूल अगर रोकने रोकने की क्षमता, कहीं ना कहीं उनका एक फोर्स का लिमिटेशन होगा, मॉलिक्यूल रोक रहे हैं अपने आप को कि भाई मुझे नहीं जाना है, लेकिन अगर वो एक्सटर्नल फोर्स उनके फोर्स से अधिक हो गया तो क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म कर जाएगी, ठीक है। अधिक हो गया तो क्या हो जाएगी, बॉडी डिफॉर्म कर जाएगी, ठीक है।
मतलब शेप, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लेस देन या फिर इक्वल टू एफ आर रहेगा, समझ रहे हो बात को, कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वह कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा, तब तक क्या है, बॉडी क्या रहेगी, अपने स्टेबल स्टेट में रहेगी या फिर डू नॉट डिफॉर्म, तब तक वो डिफॉर्म नहीं करेगी। आया समझ में? मतलब जितना मेरा ताकत है रोकने का, मैं उतने ही रोक सकता हूँ, वो मेरी रेजिस्टिंग फोर्स है। अगर मेरे रेजिस्टिंग फोर्स से कोई मुझे ज्यादा खींच रहा है, उस ज्यादा लोड से या ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो मैं खिंचा जाऊंगा। क्या मैं वही चीज, ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स अधिक हो गया रेजिस्टिंग फोर्स से, तो बॉडी डिफॉर्म करती है। ठीक है, सवाल पूछ लेगा तो भी आप लोग ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स लेस देन और इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स रहे तो बॉडी स्टेबल स्टेट में या फिर नहीं डिफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो याद रखिए, इस चीज को याद रखिए, एक्स्ट्रा है। चलिए अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजों की चर्चाएं होंगी, ठीक है, जहां पे आप ना फंसे। चर्चा क्या क्या करेंगे हम लोग? पहली बात तो चर्चा करेंगे कि एक तो बॉडी है, अब बॉडी में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, और उसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको बोलते हैं, इनकी चर्चाएं करते हैं पहले, ठीक है, तब जाके अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि इनके ऊपर ही आधारित है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का। ठीक है, आइए पहली बात कर लेते हैं कि कोई बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी बना रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ये ठीक है, एक बॉडी है, इस शेप का है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से मिल करके एक पूरा बॉडी फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला मैं बोलूंगा, ये वाला देखो, मान लो ये वाला लेंथ है बी, ठीक है, ये वाला है हाइट है एच। ठीक है, हमारा कैसा है बॉडी दिख रहा होगा आपको, बॉडी किस तरीके का शेप का है वो तो दिख रहा है। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसी तरीके से हर जगह पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन सकता है। देखो, हर जगह पे बन सकता है, यहाँ यहाँ भी बन सकता है ना, यहाँ भी बन सकता है। आज तक नहीं समझे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ जाओ। तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से मिल करके क्या बनता है, एक बॉडी। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मिलता जाता है और एक बॉडी को बनाता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही सब सारे जितने हम लोग के क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये सारे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मिल करके क्या बनता है, एक बॉडी बनता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटर होता है, कुछ ना कुछ सेंटर होता है, सबका सेंटर रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटर। अब इस सेंटर को सबको जोड़ दिया जाए, इस सेंटर को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया के सेंटर से सेंटर को जोड़ते जाओ तो एक बनेगा लाइन, और वो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, इस बॉडी के अंदर का क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, इज द लाइन
obtained by joining the center of each cross sectional area of body। ठीक है, क्रॉस सेक्शन समझ गए, चित्र से समझ गए, उसको अलग से लिखाने की जरूरत नहीं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। ठीक है, आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इधर चीजें मिटाता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो पहला स्ट्रेस होता है, वह होता है एक्सियल स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस क्या होता है? एक्सियल स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस है, या हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। सिग्मा ए कभी कभी नाम है इसका, या फिर सिग्मा एन बोल सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लिख लेते हैं क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस which acts perpendicular to the cross sectional area। ठीक है, अब आते हैं परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि अगर मैं 2 डायमेंशनल में देखूं तो ये जो स्ट्रेस बन के आएगा सिग्मा, ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है इससे। या अगर कोई आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसके पूरे क्रॉस सेक्शन ऐसे ही इधर, तो इधर से ऐसा ऐसा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा नॉर्मल, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से उधर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस, अगर हम लोग डायरेक्ट परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस ये भी है, यहाँ पे भी आएगा, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस हर जगह पे। लेकिन जब एक्सियल स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, जब एक्सियल स्ट्रेस की बात करें तो एक्सियल स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस which is perpendicular to the क्रॉस सेक्शनल एरिया, सी ऐसे लिखा हूं, एंड एक्ट्स along the longitudinal axis। आया समझ में? देखो, ये है बॉडी, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर इधर जो है आपका, ठीक है, स्ट्रेस विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, चलो इसको थोड़ा सा वो हो गया है, अपन फोर्स की बातें करेंगे। स्ट्रेस which is developed by the which is perpendicular to the cross sectional area and perpendicular to the cross sectional area and acts along the longitudinal axis। अब सही है डेफिनेशन, स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड बाय द फोर्स which is perpendicular to the cross sectional area, which is perpendicular to the cross sectional area and acts along the longitudinal axis। तो ये है मेरा longitudinal axis, इसी के along जो एक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? एक्सियल स्ट्रेस। यहां पे बोलेंगे स्ट्रेस which is developed by the which acts
परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस इज द स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस तो हर जगह पे हो सकता है, मतलब फोर्स कहीं पे भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सियल स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगे तो आपका एक्सियल स्ट्रेस है। एक्सियल स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल स्ट्रेस दो प्रकार के हैं। मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन है आपके सिलेबस में, तो ध्यान पूर्वक सब देखते जाना। एक्सियल स्ट्रेस दो प्रकार के हैं, एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस को मैं बता दे रहा हूं, जब फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगे, लेकिन जब फोर्स कैसा लगे, इस तरीके से लगे। ठीक है, मैं चित्र बना दे रहा हूं, समझ जाना क्या है। अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस के दो प्रकार हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस जब बॉडी खींचती है ना, which acts under the pull force, ठीक है, डेवलप्ड, लिखोगे which is developed under the push force। पुश लिख सकते हो डायरेक्टली, पुल फोर्स या पुश फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी को आप प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, और जो खींच रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो टेंसाइल। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट तो क्या हो जाएगा हमारा, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको सिग्मा टेंसाइल यही होगा। अब फोर्स बटा एरिया यहाँ पे भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा कंप्रेसिव जो रहेगा आपका, ये बेसिकली जो है नेगेटिव फोर्स होता है बाय एरिया, तो नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब ये 10 होता है। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं, क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। जब डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है मतलब नेगेटिव स्ट्रेस मिलेगा मुझे। ठीक है, तो -F/A, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। नोट करिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, F/A स्ट्रेस का, है ना। और स्ट्रेस के बारे में एक अच्छी बात बता दूं, अगर आपको स्ट्रेस के बारे में पूछे तो स्ट्रेस स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलिएगा कि स्ट्रेस इज द टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ इसमें कुछ और चीजें होती हैं जिसका हम अलग से नहीं बता सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, बट इसमें पोजीशन, मतलब आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और पोजीशन भी होगा। तो ऐसी क्वांटिटी क्या है हमारे, टेंसर क्वांटिटी आती है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग डिग्री का टेंसर होता है। ठीक है, 0 डिग्री टेंसर क्या हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी। 1 डिग्री टेंसर क्या हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। 2 डिग्री टेंसर जो है खुद एक टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेस। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत डीपली हैं, तो बहुत ज्यादा अपने को नहीं, बस इतना याद रखना, ये पूछता है सवाल, स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिए, पहला था एक्सियल स्ट्रेस। दूसरा देखते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेस। हो गया, इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्ट्रेस का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन कैसे इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि स्ट्रेस कहाँ है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, अलग अलग जगह लग सकता है, इसीलिए स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी। चलिए फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी जल्दी देखना कैसे इसमें स्पीड बढ़ेगा और चीजें अलग अलग होंगी, इसलिए क्लास मत छोड़ो, लगातार नोट डाउन करते रहो, है ना। चलें आगे। ओके, एक्सेल स्ट्रेस हो गया है, ये सब भी पढ़ चुके। चलिए अब देखते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के बारे में बताऊं तो इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाउ से डिनोट करते हैं। तो शियर स्ट्रेस है क्या चीज? शियर स्ट्रेस है स्ट्रेस डेवलप्ड बाय द फोर्स which is parallel to the cross sectional area, ठीक है। जो पैरेलल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वो परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि स्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल occurs under this type of force, and that force is shear force, ठीक है। ऐसे फोर्स हैं जो कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं। शियर फोर्स कैसे फोर्स हैं? जो कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं, और ऐसे फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है वह क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेस होता है। और ये क्या करते हैं? स्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। जैसे कि अगर मैं खींचा, पैरेलल खींचा, तो एक दूसरे को स्लिप होते हैं, ऐसे 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 चलते जाते हैं, ठीक है। तो स्लिपिंग, यहाँ पे स्लिपिंग ऑकर्स इन स्लिपिंग ऑकर्स ड्यू टू द शियर फोर्स। स्लिपिंग किस कारण से होता है? शियर फोर्स के कारण, समझे। ऐसे खींचना अलग है, ये खींचा आगे गया, लेकिन अगर इसके ऊपर से खींचूं, तो ऊपर से खींचूं तो क्या होगा? हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे एग्जांपल के ले लूं, जब स्ट्रेन पढ़ोगे तो एक यहाँ पे फिक्स है नीचे, यहाँ पे पैरेलली आप लगा रहे हो ऊपर से ऐसे फोर्स एक, तो इसके कारण क्या है? नीचे तो फिक्स है, इसके कारण क्या हो रहा है? शियर हो रहा है। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल है, स्लिपिंग हो रहा है, यहाँ स्लिप, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ ऊपर ज्यादा, यहाँ ऐसा स्लिपिंग हो रहा है। आगे स्लिप कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, स्लिपिंग, तो इसके मॉलिक्यूल जो है स्लिपिंग कंडीशन आता है। स्लिपिंग कहाँ आएगा? वह शियर स्ट्रेस में आता है, ठीक है, उसको उतना नहीं है। शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू शियर फोर्स बटा एरिया। एफ एस क्या है? शियर फोर्स है, ठीक है। तो शियर फोर्स बटा एरिया मतलब ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट इसका। तो ये है शियर स्ट्रेस। तो इसमें शियर फोर्स बाय एरिया हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस। किसके कारण? शियर फोर्स के कारण। शियर फोर्स क्या है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? शियर फोर्स। हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन हकीकत में क्या देता है मुझे? ये बताता है परसेंटेज इलोंगेशन, बताता है कितना परसेंट ये बढ़ गया। स्ट्रेन तभी आएगा जब बॉडी डिफॉर्म होगा, है ना। मतलब स्ट्रेन तभी आएगा जब बॉडी डिफॉर्म होगा। exists only when if body deforms, मतलब जब बॉडी डिफॉर्म होता है, चेंज होता है शेप और साइज, तभी स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस आ सकता है पहले, लेकिन स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस आ सकता है पहले क्योंकि स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस के कारण क्या होगा? यहाँ पे आपका स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्ट इफ बॉडी डिफॉर्म,
in physical significance actual significance is that it shows the percentage elongation। ठीक है, लिखना है लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस छपाई करिए। यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ डायमेंशन बाय एक्चुअल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कितना बदलाव आया इसके शेप और साइज में बटा पहले के मुकाबले, मतलब पहले के मुकाबले इसमें कितना बदलाव आया इसके शेप में, वह क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। ठीक है, मतलब कितना बदलाव आया पहले के मुकाबले, मतलब आप पहले के कंपेयर में, मतलब जब उसका ओरिजिनल स्टेट था, जब वो पहले जितना जिस शेप में था, एक्चुअल में जिस शेप में था, उसके कंपेयर में आप ये देख रहे हो कि कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, मतलब कितना परसेंटेज चेंज आया, कितना परसेंटेज इलोंगेट किया या कितना परसेंटेज कंप्रेस हुआ, कितना चेंज आया, यही स्ट्रेन है सिंपल लैंग्वेज में। मतलब बोला जाए अगर यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण क्या हुआ, अगर ये फोर्स डिफॉर्म कब कराएगा, जब इसका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स से अधिक हो गया तो डिफॉर्म होगा। मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे कुछ समय के बाद यहाँ ऐसा शेप बन गया, तो ये वाला जो है आपका ओरिजिनल लेंथ है एल, और ये वाला जो है एल डैश फाइनल लेंथ है। तो यहाँ दिख रहा है बॉडी क्या किया, इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे बॉडी बढ़ रहा है, इलोंगेट का मतलब बढ़ रहा है, मतलब लंबा हो रहा है ना, बॉडी इलोंगेट हो रहा है। कितना इलोंगेट हुआ, इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, एक्चुअल नाम है डिफॉर्मेशन बोलूं, डिफॉर्मेशन तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो डिफॉर्मेशन, बट यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है। इलोंगेशन कितना हो रहा है, एल डैश माइनस एल, कितना इलोंगेट कर रहा है, ये होगा, इसको डेल एल बोलेंगे। इलोंगेशन मतलब डेल एल इक्वल टू एल डैश माइनस एल, ये मेरा डिफॉर्मेशन हुआ। तो चेंज इन डायमेंशन भी बोल सकता हूँ इसको, इसको बोल सकता हूँ चेंज में चेंज हो रहा है इस फोर्स के कारण, तो मैं बोलूंगा उधर कितना डायमेंशन में चेंज आया, डेल एल, कितना चेंज आया, डेल एल, जो कि एल डैश माइनस एल, कितना चेंज आया, डेल एल। तो चेंज इन डायमेंशन आपका डेल एल हो गया यहाँ, तो इस जगह के लिए मैं बोलूं स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन हो गया डेल एल, और ओरिजिनल जो लेंथ था पहले कितना लेंथ था, अब लेंथ के अबाउट देख रहे हैं ना, ऊपर देखोगे तो डायमीटर आएगा या फिर ऊपर का हाइट आएगा, तो हाइट वाला तरफ नहीं जा रहे हैं अपन, लेंथ की तरफ जा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार का स्ट्रेन होता है, अगर लंबाई की तरफ जाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, अगर ऊपर डायमीटर की तरफ जाओगे तो डायमेट्रिकल स्ट्रेन, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं उसको। तो स्ट्रेन जो है डेल एल हो गया यहाँ पे बटा एल हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन ही ये है, डेल एल है, और ओरिजिनल लेंथ जो है आपका एल था, लेंथ इस जगह पे क्या था, एल था, इसलिए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और इसका अलग से नाम है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब लेंथ पे आप देखोगे तो उसका नाम हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्ट्रेन क्या है मेरा, चेंज ऑफ डायमेंशन बाय एक्चुअल डायमेंशन, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और इसका जो यूनिट है, यूनिट जो है वह होता है डायमेंशनलेस, ठीक है, ये डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। क्यों डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि लेंथ बटा लेंथ तो हमेशा कट जाता है और डायमेंशनलेस हो जाता है। तो स्ट्रेन को नोट करिए, लिखते जाओ, बस नोट्स बनाते जाना है ना। पहला क्लास रहेगा जो मैं बेसिक चीज समझा दूंगा, डिटेल समझाऊंगा। सेकेंड क्लास से आपको सब समझ में आना चाहिए, क्या है ये क्या है सब चीज, इसीलिए पहला क्लास जो है थोड़ा
ठहर के पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग को जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर रहें। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको परसेंटेज इलोंगेशन की बात करूं, परसेंटेज इलोंगेशन की बातें करें अपन, तो परसेंटेज इलोंगेशन आपसे पूछा तो आप बताओगे कि परसेंटेज इलोंगेशन होता है डेल एल, मतलब चेंज इन डायमेंशन, डेल एल बटा एल, इलोंगेशन मतलब खींचना इंटू 100, ये मेरा परसेंटेज इलोंगेशन बता देता है। ठीक है, एक कितना खींच रहा है, अगर फोर्स के अंडर में खींच रहा है, तो अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बता रहा हूं, अगर परसेंटेज इलोंगेशन जो रहेगा लेस देन 5% आया, तो आप समझ लेना मटेरियल कैसा है, मटेरियल इज डक्टाइल। डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर 5% से अधिक परसेंटेज इलोंगेशन है तो मटेरियल इज डक्टाइल। आइए, मतलब मैं इसमें बोल सकता हूं स्ट्रेन गुणित 100, ठीक है, ये बोल सकते हैं, है ना। और ये कैसा स्ट्रेन होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, EL। स्ट्रेन के बारे में टाइप्स में पढ़ाता हूं, पहले आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा जहां जहां जो मिल रहा है लिखते जाओ। अगर परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन 5% है तो हम बोलेंगे कि मटेरियल इज ब्रिटल। ठीक है, तो ये सवाल पूछते हैं, याद रखिए। डक्टाइल मतलब वो बहुत डिफॉर्म कर जाता है, पूरा डक्टाइल मटेरियल मतलब खिंच जाता है पूरा, जैसे गोल्ड हो गया, ये सब है, सारे डक्टाइल हैं, एल्यूमिनियम। और ब्रिटल मटेरियल जो है जैसे ग्लास है, कांच होता है, कांच, कांच को क्या करेंगे कि अगर आप खींच रहे हो तो खिंचाएगा नहीं, तो इलोंगेट ही नहीं करेगा वो। तो ब्रिटल मतलब जब लेस देन 5%, मतलब 5, जितना उसका एक्चुअल लेंथ है उसका 5% बढ़ जाना या उससे अधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है, डक्टाइल। और जितना लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, उससे 5% तक अगर बढ़ता है लेकिन 5% से अधिक नहीं बढ़ता है तो वैसे मटेरियल क्या है, ब्रिटल। अब कहानी पूरा स्ट्रेन का समझ में आ रहा होगा आज तक, तो पता नहीं समझे हुए कि नहीं, लेकिन आज समझ रहे होगे कि हाँ है क्या चीज स्ट्रेन वगैरह, है ना। तो स्ट्रेन का क्यों मायने रखता है, इसलिए मायने रखता है यही सबके रीजन से, हमको पता है एक्चुअली में होता है कितना चेंजेस आता है किसी फोर्स के कारण। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, आइए टाइप्स ऑफ, पहला होता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल, पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शाम को आपकी जो क्लास रहेगी उसमें आप लोगों को, उसमें भी नया ही चीज स्टार्ट होगा, बट थर्मल वाला पूरा एक हिस्सा स्टार्ट होगा। अब इसमें जो है बाकी चीजें जो है इसी के सीक्वेंस में चलेंगी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसी के आगे का पोर्शन जो है सारा चीज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग EL, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो मैं बोलूंगा EL इज इक्वल टू डेल L बाय L। ठीक है, कैसा क्वांटिटी, कैसा यूनिट है इसका, डायमेंशन लेस। पूछता है स्ट्रेन डायमेंशन लेस है कि क्या है, पूछ लेगा, सवाल पूछेगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो समझ गए हैं। अब इसमें इसमें दो तीन चीजें बातें मैं कर देता हूं आपको। अगर अगर एक रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, अगर 3 डायमेंशनल रहता तो एक तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होगा, चलिए याद रहते हैं, छोड़िए अब जितना है, एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब नहीं है आप लोग, अपन मेन सिलेबस पे फोकस करते हैं। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन होगा शियर स्ट्रेन
या फिर इसको कभी कभी गामा भी शो करता है, ठीक है, गामा से भी इसको लिखते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है देखिए, ये वाला चीज जो पढ़ा चुका हूं वही है शियर स्ट्रेन। देखिए यहाँ पे एक बॉडी है, नीचे से फिक्स है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है जो कि शियर फोर्स है। इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, नीचे से तो फिक्स है, इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये अगर मान लीजिए इसका लेंथ एल है, ठीक है, अगर इसका लेंथ एल है, इसको मैं एल ले लेता हूं, तो आप ये मुझे बताइए कि अगर ये ए बी सी डी है, इसको मैं लेता हूं ई, को ले लेता हूं ई और एफ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो लेंथ है ए बी है और ये ई एफ है, ये दोनों सेम लेंथ है, ये दोनों सेम लेंथ है, एक्चुअली में ये दोनों सेम लेंथ है क्योंकि यही ऊपर जाके यहां तक पहुंचा है। लेकिन जो भी चेंज आया ये दिख रहा है, थोड़ा लाइट इशू है। दिख रहा है हाँ या ना, बस चैट में लिखो, नहीं दिख रहा है तो बताना, क्योंकि जस्ट अब एंड करूंगा इसको शियर स्ट्रेंथ पढ़ा के। दिख रहा है ना, ठीक। तो शियर स्ट्रेन बस पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। तो शियर स्ट्रेन में देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये कहां से आ गया एक्स्ट्रा, मतलब ये वाला एक्चुअली में ये वाला लेंथ देखो, ये फाइनल तो ये है, तो ये वाला लेंथ एक्स्ट्रा कहां से आया, मतलब यही वाला लेंथ इसके बराबर है, तो ये लेंथ कहां से आया, इसके लेंथ का एक्सटेंशन है, इसी के लेंथ का मतलब खिंचाव किस पे आया, एडी पे आया, इसका मतलब चेंज इन लेंथ किस पे आया, एडी पे। तो मैं बोलूंगा कि जो शियर स्ट्रेन है, ये जो एंगल बना जो कि मेरा थीटा है, मान लेते हैं छोटा एंगल है, थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। तो मैं अगर इस ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल ए ई डी बोलूं, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए ई बटा, देखो ये लेंथ पे ही चेंज आया, मतलब ये वाला ए ई को मैं बोल सकता हूं डेल एल, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल एल। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि इसी का ही चेंज है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ई डी टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ई बटा ए डी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए ई बटा ए डी, मतलब क्या आया, डेल एल बटा एल। और यही क्या होता है, यही डेल एल बटा डेल क्या है, स्ट्रेन है, आपको पता है डेल एल बटा डेल एल स्ट्रेन होता है, यही स्ट्रेन क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, अब फॉर स्मॉल थीटा टेन थीटा किसके बराबर होता है, लगभग लगभग थीटा के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू डेल एल बटा एल या फिर गामा। तो आप याद रखिए टेन थीटा, ठीक है, या फिर बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू डेल एल बटा एल इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिए ये, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा कि थोड़ा सा चेंज आया, थीटा की वैल्यू दे देगा मान लो 30 डिग्री, तो आपको निकालना है शियर स्ट्रेन, इसको निकालना है आपको, तो इसको निकालना है तो आप क्या लगा दोगे, टेन 30 डिग्री, वही आपका क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन।
तो tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3, ये बन जाएगा मेरा शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो याद रखना है यही सब चीजें हैं। अब कैसे आया क्यों आया वो मैंने बता दिया है, उतना पढ़ना नहीं है तो मत पढ़ो, आप लोग फॉर्मूला याद रखो, tan थीटा इज इक्वल टू ये लास्ट में ये फॉर्मूला पूछता है शियर स्ट्रेंथ। इसमें क्या सवाल पूछेगा कि 30 डिग्री पे थीटा पे कितना स्ट्रेंथ, तो आप इसको tan 30 लगा देना, वही आपका क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये शियर स्ट्रेंथ हो गया। और लास्ट और फाइनल जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। थर्ड नंबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, बस इसको पढ़ाने के बाद एंड करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। अपना स्पीड बढ़ते जाएगा क्योंकि आप लोग कंसेप्ट सीख गए। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, EV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बटा V, ये होता है मेरा, या dV/V, ये है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। और मैं कहूंगा कि ठीक है सर ये तो डायमेंशनलेस है, तो लेकिन इसमें है क्या, तो मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बोल सकता हूं कि देखो वॉल्यूमेट्रिक जो है पहले तो आपका 3 एक्सिस होता है, 3 एक्सिस। एक तो वॉल्यूम का मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट, इधर का स्ट्रेन EX मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सिस, इधर y है मतलब इधर EY मतलब एप्सिलॉन y, और इधर z डायरेक्शन तो EZ। तो मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एक और नाम दे सकता हूं EX प्लस EY, तीनों स्ट्रेन का समेशन EZ। ठीक है, इस स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन जो है ये लेटरल स्ट्रेन, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेन। ये स्ट्रेन क्या है EZ लेटरल, दिख रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बोल सकते हैं, एक तो आपका मतलब एक स्ट्रेन क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दो इसके लेटरल स्ट्रेन रहेंगे, तो दोनों को तीनों को ऐड करके बनता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में 3 चीज पूछ सकता है अलग अलग कंडीशन के लिए, किसी रेक्टेंगुलर 3D बॉडी के लिए पूछ सकता है, स्फीयर के लिए पूछ सकता है, या फिर इसके लिए पूछ सकता है, अलग अलग कंडीशन के लिए पूछ सकता है। अगर 2 डायमेंशनल में देखूं, 2D में आइए आइए देखते हैं, 3D में देखते हैं पहले। ठीक है, हो गया इधर, दिख रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम है? लिख लिए हैं? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी अलग अलग 3 चीजें हैं। फॉर रेक्टेंगल 3D बॉडी के लिए पैरेलल है ना, रेक्टेंगल 3D के लिए जैसे रेक्टेंगल 3D नहीं बोलेंगे उसको, तो एक क्यूबॉइड बोल सकते, क्यूब बोल सकते हैं ना, क्यूब, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी ले लो। ठीक है, ये बॉडी मानो ना, चलो ठीक है। 3 डायमेंशनल बता रहा हूँ, 3 डायमेंशन नहीं पढ़ना है लेकिन इसलिए इसको चीज को एक काम करते हैं, इसको अगर आपका ये लेंथ L है, यहाँ पे मैं बस आप लोग के लिए समझा दे रहा हूँ, अगर विड्थ B है और हाइट H है, इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा डेल L/L प्लस, देखो x डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन प्लस z डायरेक्शन। आपको पता है यहाँ EX क्या हो जाएगा डेल L/L। अब मैं फास्ट हो जाऊंगा ना क्योंकि पूरा चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। और EY क्या है डेल H/H हो जाएगा, और EZ क्या है डेल B/B। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल L/L। अगर इस पे सवाल आ गया तो खटखिट कर देना। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लोग को इस कंडीशन के लिए आपको मैंने बता दिया।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर इस कंडीशन के रहा, एक सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए, सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अच्छा, डेल एल बाय एल प्लस 2 इंटू डेल डी बाय, अब इसको क्यों कैसे क्या है वो तो आपको देख लो, आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि एक जैसे कि देखो क्या होता है, कभी कभी किसी बॉडी को खींच रहे हो आप, ठीक है, किसी बॉडी को खींच रहे हो, तो खींचने के साथ साथ उसका हाइट का जो पोर्शन है वह भी दबता है। तो अगर वो गोल है, डायमीटर शेप का है, सिलेंडर शेप का, तो ऊपर से भी कम होगा और नीचे से भी कम होगा। तो दो आपके डायमीटर से कम हो रहे हैं, तो डायमीट्रिकल स्ट्रेन दो कम हो रहा है, इसलिए इसको याद रखो। तीसरा, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो, स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 3 गुणित डेल्टा डी बटा डी, क्योंकि इसका तीनों डायमेंशन स्फेरिकल है, याद रखिए। तो बस इतना ही है, हमारे स्ट्रेन और स्ट्रेस का टाइप्स से लेके सारा चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो भी है इसके बाद का हिस्सा अपन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हुक्स लॉ वगैरह देखेंगे, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे। तो इन फॉर्मूलों को याद रखिए, कभी कभी ये आ जाता है, कभी कभी ये पूछे ना पूछे, ये कभी कभी पूछ लेता है। स्फेरिकल बॉडी के लिए आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 3 इंटू डेल डी बाय टी, ठीक है। ठीक है, चैट पे लिखो, हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत अभी तक? इतना तक जो चीजें हुई हैं इतने तक यूट्यूब में भी थी, लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं मैंने एक्स्ट्रा ही करा दिया है हल्का सा। अब इसके बाद जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा। हो गया सबसे? हो गया, हाँ या ना लिखें, बताएं, चैट पे बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर शाम को मिलते हैं नया सब्जेक्ट के साथ। देखो 2-3 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहा है, एक तो ये आपका ये चलेगा, उसके साथ अब जो है नया वाला थर्मल वाला एक पार्ट चलेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, इसको पूरा नोट करते जाइएगा, है ना, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, फिर आज का एंड करते हैं क्लास को, मतलब आज तो मिलेंगे वापस शाम को, है ना।